नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत में कमजोर होते क्षेत्रीय दल के बारे में। क्षेत्रीय दल वो दल हैं जो एक क्षेत्र में सीमित रहते हैं। जैसे झारखंड में जेएमएम, बिहार में जदयू आरजेडी, उत्तर प्रदेश में सपा और बीएसपी यानी कि एसपी। अब बात किया जा रहा है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ में सरकार में आती है। सेंट्रल में उनकी बहुमत की सरकार बनती है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं और उसके बाद क्षेत्रीय दल जो है वो धीरे 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 कमजोर होने लगती हैं। आखिर इसका वजह क्या है और क्षेत्रीय दल के कमजोर होने से क्या भारत के लोकतंत्र जो है वो भी कमजोर होगा? इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बीते 10 जून को केंद्र सरकार ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसका स्वघोषित रिकॉर्ड बताया और आलोचना किया, लेकिन बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले कार्यकाल ने बीते 12 साल में भारतीय राजनीति को काफी हद तक बदल दिया है। कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से शुरू हुई इस राजनीतिक यात्रा ने अब एक नए सवाल को जन्म दिया है। क्या भारत अब एक ऐसे दौर में पहुंच रहा है जहां क्षेत्रीय दलों का महत्व लगातार सिमटता जा रहा है? एक समय था जब केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनका सहयोग लेना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक कई राज्यों में क्षेत्रीय दल या तो टूट का सामना कर रहे हैं या राजनीतिक जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं नेतृत्व संकट है, कहीं संगठनात्मक कमजोरियां हैं, तो कहीं बदलते चुनावी विमर्श के बीच उनकी पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय दल अपनी ही नीतियों और अंदरूनी चुनौतियों से कमजोर हुए हैं या फिर बदलती राष्ट्रीय राजनीति और मजबूत होती केंद्रीय सत्ता के चलते उनकी भूमिका सीमित होती जा रही है। और अगर यह बात एक बड़ा बदलाव है तो यह भारत की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएगा? तृणमूल और एनडीए, हिंदूवादी और बीजेपी, ये सब सभी के जो प्रवक्ता हैं वो बैठते हैं और सभी के प्रवक्ता जो है वो अपना अपना विचार विमर्श देते हैं, अपना तथ्य रखते हैं। टीएमसी में हालिया संकट का कारण क्या है? क्या पार्टी में चुने हुए जनप्रतिनिधि सिर्फ कथित दबाव में पार्टी छोड़ रहे हैं या विचारधारा से जुड़ाव कमजोर हो गया है? क्या पार्टी से नेताओं के चुनाव में गलतियां हुई है? ये सब सभी के जवाब में टीएमसी के सागरिका घोष जो सांसद हैं वो कहती हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियां जो है वो जिम्मेदार है। उनके द्वारा केंद्रीय एजेंसियों, धन और दबाव के जरिए पार्टी नेताओं पर कार्रवाई कर उन्हें दल बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यानी कि टीएमसी की सांसद सागरिका घोष जो है वो पूरा का पूरा टीएमसी टूट और टीएमसी की हार जो उत्तर ये पश्चिम बंगाल में हुआ है उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वो मानती है कि पार्टी से अपने विधायकों और सांसदों को चुनने में कोई गलती नहीं हुई है। उनका मानना है कि जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी है वे 3 और 4 बार के एमपी हैं, वे लंबे समय से पार्टी लीडरशिप से जुड़े हुए हैं। अगर आज पार्टी पहले की तरह ऐसा जीत जाती तो भी क्या पार्टी को ऐसे ही छोड़ करके जाते हुए सांसद? मैं नहीं समझती। उनका कहना है कि पार्टी हार गई, इस वजह से वो विश्वासघात किए हैं पार्टी के साथ में और ये इनकी नैतिक कमजोरी है। हालांकि सागरिका घोष ये भी कहती है कि संगठन और नेतृत्व से जुड़ी कमियों को भी स्वीकार करती हैं और कहती है कि पार्टी के भीतर आत्मचिंतन और सुधार की जरूरत है और वे पार्टी लीडरशिप भी इसको लेकर जागरूक है। 2 अंदरूनी बैठकों में इस पर चर्चा भी हुई है और उनके मुताबिक इन बैठकों में उन्होंने अपने मत रखे हैं, उन्हें भरोसा दिया गया है कि इसका समाधान जरूर निकलेगा। उधर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप में शिवसेना के शिंदे गुट के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अभिषेक वर्मा सहमत नहीं है। उनका कहना है कि मैं नहीं मानता कि केंद्रीय एजेंसियां कोई जांच इसलिए करती है कि आप हमारे पक्ष में आ जाए, यानी कि अगर आप विपक्ष में हैं, आप पर केंद्रीय एजेंसियां भेज दिया जाए तो आप मेरे पक्ष में बोलने लगेंगे, मेरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये शिवसेना शिंदे गुट के
नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं मानते, बोलते हैं कि न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल से जुड़े आबकारी केस को अदालत ने क्वैश ही कर दिया था। ध्यान रहे कि आबकारी मामले में निचली अदालत के केजरीवाल और अन्य को लेकर आए आदेश टिप्पणियों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल का मानना है, वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन उपाध्याय कहते हैं कि टीएमसी की टूट को अभी भी मुश्किल मानते हैं। उनका कहना है कि अगर लोकसभा में 2/3 सांसद इकट्ठे हो गए होते और राज्यसभा में भी हो गए होते तो टीएमसी अभी तक टूट जाती। लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाने के कारण अभी टीएमसी जो है वो चल रही है और कुछ सांसद जो है वो राज्यसभा से ये आपका इस्तीफा दे रहे हैं। एनडीए से जुड़े क्षेत्रीय दल क्या उसके बढ़ते असर के बीच अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रख सकेंगे? क्या एक ही तरह की राजनीति करने से शिवसेना शिंदे गुट की जगह को बीजेपी नहीं कब्जा लेगी? इसके जवाब में पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी का जहां भी एक समान राजनीतिक बेस हो, वहां गठबंधन सहयोगी को खत्म कर देती है, उनके बेस को ही अपने बेस में शामिल कर लेती है। और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं कि वहां धीरे धीरे बीजेपी ने शिवसेना को खत्म कर दिया। अभी नाम के वास्ते एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सरकार है, लेकिन जो एनडीए सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी को खतरा नहीं मानती। इसके राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक शर्मा कहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का है, इसलिए वे उन्हें प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं मानते, बल्कि बड़े भाई और छोटे भाई यानी कि एक दूसरे के पूरक मानते हैं, देखते हैं। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई के रोल निभा रहा था, लेकिन अभी जो है वो छोटे भाई के रोल में है। इस पर डॉक्टर अभिषेक शर्मा कहते हैं कि चुनावी समीकरण है और ये बदलता रहता है। कभी हमारी संख्या ज्यादा होती है, कभी बीजेपी की। ये चुनावी मैकेनिक्स है, इसमें बैठकर सीटें और भूमिका तय होती है। जहां तक क्षेत्रीय दलों के व्यापक अस्तित्व की बात है, तो हम इस बारे में सोचते हैं और इसी के तहत हमने यूपी में निषाद पार्टी के साथ में गठबंधन किया था। चुनाव के आसपास होने वाली क्षेत्रीय दलों की टूट और इससे जुड़े सैद्धांतिक सवाल को लेकर वर्मा कहते हैं कि अगर ये नेता या ग्रुप नियम के अंदर रहकर एनडीए से जुड़ना चाहते हैं तो क्यों आपत्ति होनी चाहिए। हम दूसरों के बारे में नहीं कह सकते, पर हमने अपनी विचारधारा नहीं बदली। ध्यान रहे कि 2022 में शिवसेना में टूट के बाद शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आ गई थी। साल 2014 में बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान अब 2026 में क्षेत्रीय दल मुक्त की ओर प्रभावकारी तरीके से बढ़ने लग रहा है। आप इस पूरे समय को कैसे देखते हैं? इस पर मुखोपाध्याय कहते हैं कि 1980 के दशक में हिंदुत्ववादी दलों के उभार पर नजर रखते आए हैं। इस पर उन्होंने कहा बीजेपी अपने संगठन सहयोगियों को मजबूत करने की राजनीति नहीं अपनाती। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल जदयू की स्थिति को उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। कहते हैं कि जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही जदयू को दरकिनार करके बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बना है। आने वाले समय में या तो जदयू के नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर वह बेहद छोटे राजनीतिक दल के रूप में सिमट जाएगी। साथ ही वे टीएमसी और डीएमके से जुड़े हालिया घटनाक्रमों को केंद्र में बीजेपी की मजबूती के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा तमिलनाडु में डीएमके यूपीए से अलग हुई है, ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी से जुड़ती है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा और राज्यसभा में उसकी स्थिति और मजबूत होगी और उसके कामकाज में और बदलाव दिखेगा। मुखोपाध्याय का मानना है कि जिस तरह क्षेत्रीय दल एक चेहरे की राजनीति करते हैं, बीजेपी उससे अलग नहीं है। वहां भी मुख्य किरदार मोदी ही है, लेकिन वो यह झूठी पब्लिसिटी है कि बाकी पार्टियों में परिवारवाद है और वह चेहरे की राजनीति नहीं करती, विचारधारा की राजनीति करती है। वो कहते हैं कि अटल बिहारी के समय में बीजेपी संगठन आधारित थी, उसमें बाकियों के विचारों का महत्व था। मोदी के दौर में ऐसा नहीं है। साल 2013 में नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी लिखी थी मुखोपाध्याय ने। बीजेपी के एनडीए घटक दलों से रिश्तों को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछा गया तो वह कहते हैं कि मैंने किताब के लिए एक इंटरव्यू के दौरान उनसे
मोदी जी से पूछा था कि एनडीए में घटक दल कम क्यों हो रहे हैं, तब उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि सहयोगी दल तब साथ में आते हैं जब उनको लगता है कि हमारे साथ रहने का उनको कुछ फायदा होगा। मुखोपाध्याय का मानना है कि इस तरह नरेंद्र मोदी ने गठबंधन की जो व्याख्या की वो विशुद्ध रूप से ट्रांजैक्शनल रिलेशन है। वो कहते हैं कि 2014 में बीजेपी को खुद उम्मीद से ज्यादा बहुमत मिल गया। 2014 और 2019 के कार्यकाल में उन्होंने गठबंधन सहयोगियों को कोई खास तवज्जो नहीं दी। फिर 2019-24 के बीच भी यही देखने को मिला। उनके मुताबिक 2024 में जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो लोगों को लगा कि अब वे गठबंधन के सहयोगियों से ज्यादा सलाह मशविरा किया करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बीजेपी जो है वो दोबारा शक्तिशाली होकर के लौटी। और भले ही इनके पास नंबर कम है लेकिन काम करने का तरीका जो है वो 2014 वाला ही है। एक और सवाल था कि कल को अगर पीएम मोदी रिटायरमेंट लेते हैं तो उनके बाद के काल में क्या लीडरशिप जुड़ा वैसा ही संकट बीजेपी के ऊपर भी आ सकता है जो अभी क्षेत्रीय दलों में है। इस पर इसके जवाब में मुखोपाध्याय का मानना है कि अभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पीएम मोदी यह कह पाएंगे उनके बाद किसको उनका उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि बीजेपी और मोदी कार्यकाल के बाद के समय में पूरी तरह ट्रांजिशन में चली जाएंगी। अगर यह प्री प्लान तरीके से ना हो तब आरएसएस दोबारा अपने प्रभुत्व को उसके ऊपर जमाना चाहेगी। ऐसे में बीजेपी में लीडरशिप को लेकर क्या उठापटक होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो बीजेपी पूरे क्षेत्रीय दलों को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। कमजोर अलग अलग एक फैक्टर नहीं होता है क्षेत्रीय दल का कमजोर होना, इस पर बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो सत्य है कि क्षेत्रीय दल जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो गई हैं। इस पर आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।